हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी में मोटा माटी 9 से 10 टॉपिक्स हैं जिनको हम बेसिक अगर समझ लेंगे तो उसमें वैल्यू एडिशन हो सकता है। जैसे सबसे पहला टॉपिक है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, देन वी हैव जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी, नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी है वो, और उसके बाद बॉर्डर मैनेजमेंट, फिर साइबर थ्रेट, साइबर सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी जिसमें कोस्टल सिक्योरिटी भी आता है। देन वी हैव टेररिज्म, नार्को टेररिज्म, और उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग एंड एक बेसिक आर्किटेक्चर है जो हमारे को समझना है। इसके अंदर वैल्यूएशन हो सकता है, लेकिन हम बेसिक चीज़ों की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले दीज आर फ्लेक्सिबल टू चेंज, इनकी एक आइडियोलॉजी होती है, इनका एक ऑब्जेक्टिव होता है एंड दे ऑर्गेनाइज द ग्रुप, ये ग्रुप को ऑर्गेनाइज करते हैं बाय द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होते हैं। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है वो क्या होंगे, वो वायलेंट होंगे, वायलेंस के थ्रू ये चेंज लाने की कोशिश करते हैं एंड दे आर ऑलमोस्ट अगेंस्ट द स्टेट, ये स्टेट के साथ नहीं होते एंड ये बोलते हैं कि इंडिविजुअल से ज़्यादा पावर होनी चाहिए एज कम्पेयर टू स्टेट। इनके हमने बेसिक चीज़ तो ये है। अब ये फॉलो करते हैं माओ जेडंग की आइडियोलॉजी को, और माओ जेडंग की आइडियोलॉजी वॉज बेसिकली इन्फ्लुएंस्ड बाय कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टेलिन, इन सब की आइडियोलॉजी से फुलफिल होती है एंड दे वर्क फॉर द वर्कर्स राइट, वर्कर्स के राइट के लिए प्रोटेस्ट करते हैं या फिर आर्म्स उठाते हैं। इन्हें लगता है कि हम वैसे चेंज नहीं ला सकते तो हम आर्म्स के थ्रू चेंज लाएंगे, दीज आर एक्सेप्टेबल टू चेंज एंड ये ट्राइबल्स भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। देन इनका ऑपोजिट होता है राइट विंग एक्सट्रीमिज्म। राइट विंग एक्सट्रीमिज्म बेसिकली एवर्स टू चेंज, वो बोलते हैं चेंज नहीं आना चाहिए। अब जो कंजर्वेटिव लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि हमारा ट्रेडिशन चेंज हो, तो वो क्या करेंगे, वो आर्म्स इसलिए उठाते हैं बिकॉज दे फील थ्रेटेंड, उन्हें लगता है कि हम थ्रेटेंड है। थ्रेटेंड क्यों है, उन्हें लगता है कि हमारा जो कल्चर है वो थ्रेट में आ गया है, तो हम आर्म्स के थ्रू अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये हो गया राइट विंग एक्सट्रीमिज्म, जिसे हम फासिज्म भी बोलते हैं। अब इसके ही मिलते जुलते कुछ वर्ड्स हैं, जैसे एक्सट्रीमिज्म हमने कर लिया, देन वी हैव इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी में भी आइडियोलॉजी होती है, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड को अडॉप्ट किया जाता है जैसे वायलेंस, पर दीज आर फॉट अगेंस्ट द स्टेट, जो स्टेट की आर्मी होती है जो हम आगे देखेंगे उसके अगेंस्ट लड़ा जाता है अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए। जैसे नॉर्थ ईस्ट में बेसिकली सेसेशनिस्ट मूवमेंट को राइज दिया गया है। देन वी हैव टेररिज्म। टेररिज्म में भी आइडियोलॉजी होती है, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है, वो भी आर्म्स का यूज़ करते हैं, पर देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट पोलराइजेशन, उनकी एक पॉलिटिकल और रिलीजियस आइडियोलॉजी को फॉलो करने के लिए। देन वो क्या करते हैं, वो सिविलियंस को टारगेट करते हैं टू इंस्टिल फियर, वो चाहते हैं कि पोलराइजेशन हो, जैसे पहलगाम अटैक में हुआ, ठीक है। अब उसके बाद है हमारा ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स। ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स में आइडियोलॉजी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, पर देयर ऑब्जेक्टिव इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। वो ये चाहते हैं कि जो भी वो स्मगलिंग कर रहे हैं, इलीगल काम कर रहे हैं, उसको रास्ता मिल जाए। 3 या 3 से ज़्यादा लोग अगर बहुत लंबे टाइम से, लाइक ऐसा नहीं 1-2 साल, पर बहुत लंबे डिकेड, बहुत लंबे टाइम से ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो उन्हें ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स बोल दिया जाता है, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है स्मगलिंग को प्रमोट करना। फिर है वी हैव मिलिटेंसी। मिलिटेंसी में आइडियोलॉजी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स में तो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है, बाकी सब में होता है, पर मिलिटेंसी में ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप नहीं होता है एंड देयर मेन एम इज़ टू क्रिएट इंस्टेबिलिटी। बेसिकली हम ये जम्मू कश्मीर में देखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जब टेररिस्ट अटैक होते हैं तो देयर मेन एजेंडा इज़ टू क्रिएट इंस्टेबिलिटी इन इंडिया, उनका कोई और मोटिव नहीं होता, ठीक है। तो हमने ये देख लिया। अब देखते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की स्टार्टिंग कहाँ से हुई। लाइक सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स आए। अब लैंड रिफॉर्म्स आए तो 1967 में नक्सलवाड़ी विलेज था वेस्ट बंगाल में। वहाँ पे क्या हुआ, जो छोटे छोटे फार्मर्स थे, छोटे छोटे विलेज के लोग थे, उन्होंने बड़े फार्मर्स के अगेंस्ट एक अपराइजिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, दिस वॉज द इनिशिएशन ऑफ नक्सलिज्म। अब नक्सलिज्म का इनिशिएशन था, पर किसी को पता नहीं था कि ये नक्सलिज्म है उस टाइम पे, ठीक है। अब इन लोगों की मेन एक चीज़ होती है, दे सपोर्ट और दे स्टार्ट द प्रोट्रैक्टेड वॉर। प्रोट्रैक्टेड वॉर क्या होती है, जो कॉन्टिन्यूस लंबे टाइम तक होती है, ऐसे नहीं कि आज स्टार्ट हुई कल ख़त्म हो गई, पर इनको चेंज चाहिए होता है, ये बहुत लंबे टाइम तक कंटिन्यू होती है। जैसे इंडिया में तो अभी तक नक्सलिज्म के इतने इश्यूज हैं जो माओइस्ट को फॉलो कर रहे हैं। अब देखते हैं, इसे 3 फेज में डिवाइड किया है, 1965 से 1975, जहाँ पे अपराइजिंग शुरू हुई। एग्रेरियन रिफॉर्म्स थे, लैंड रिफॉर्म्स थे, उनकी वजह से चारू मजूमदार की लीडरशिप के अंडर,
ठीक है। फिर 1975 से 1991 इसको अंडरग्राउंड फेज बोला जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाई, वहाँ पे सप्रेशन हुआ, और गवर्नमेंट भी अवेयर नहीं थी इस चीज़ के बारे में कि वो कोई रिफॉर्म ले आती या फिर कोई मेजर लेती। गवर्नमेंट भी इस चीज़ के बारे में इतना अवेयर नहीं थी। देन वी हैव 1991 से 2010 जो पीक ऑफ नक्सलिज्म था। यहाँ पे क्या हुआ, मतलब हद से ज़्यादा नक्सलाइट्स इमर्ज होना शुरू हो गए। आप देखते हैं जो मेन पार्टी है वो है CPIM, ठीक है। उसके बाद एक टर्म आता अर्बन नक्सल्स या फिर फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम पढ़े तो दीज आर दोज नक्सलाइट्स बेसिकली जो लीगल कवर देते हैं। मतलब वो ये नहीं बोलते कि हम नक्सलिज्म को फॉलो करते हैं, पर एट द एंड उनका मेन आइडियोलॉजी होती है कि हाँ वो लीगल कवर देते हैं, और वो एजुकेटेड एलाइट होते हैं। एजुकेटेड एलाइट से मतलब है ऑफ शूट ही होते हैं, माओइस्ट मेन जो मेन पार्टी है उसका ऑफ शूट होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, और उनका प्रोपोगेंडा होता है कि वो फंड्स रेज करते हैं, वो लीगल मैटर्स में साथ देते हैं, ठीक है। उन्हें अर्बन नक्सल्स भी बोला जाता है। दीज आर द टर्म्स विच कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। अब हम एक बार देखें कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म जो होता है वो हमने देख लिया कि कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पे ख़त्म हुआ। अब इसके कुछ रीजंस हैं कि ये क्यों इनिशिएट हुआ। सबसे पहला कारण है एलिनिएशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स में अच्छे से उनको हक नहीं मिल पाया तो इस वजह से हुआ। दूसरा कारण है अट्रैक्शन फ्रॉम द आइडियोलॉजी ऑफ चाइना माओइस्ट। जो चाइना में रेवोल्यूशन हुआ 1949 के बाद, जहाँ पे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना, तो वहाँ पे उनको सक्सेस मिली इस चीज़ में। तो यहाँ के लोग जो हैं वो भी इससे अट्रैक्ट हो गए कि जब चाइना में वो आर्म्स और एम्यूनिशन के थ्रू, वायलेंस के थ्रू अपनी एम को अचीव कर सकते हैं, तो हम इंडिया में क्यों नहीं कर सकते। देन वी हैव अडॉप्शन ऑफ NEP आया 1991 में। तो एक स्लोगन आया जो कोमाराम भीम ने दिया था, जल जंगल ज़मीन। अब इसमें क्या है, जो ट्राइबल्स थे वो डिस्प्लेस हुए थे, उनके पास उनकी ओनरशिप नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें हुई थी, तो उन्होंने ये स्लोगन दिया था। देन वी हैव गवर्नेंट डेफिसिट का मतलब क्या होता है कि लोगों का ट्रस्ट हट गया था। क्यों हट गया था? क्योंकि उन्हें बेसिक एम्यूनिटीज़ नहीं दी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया, करप्शन हो रहा है। अगर कुछ कानून आए भी है, जैसे हमारे 5th शेड्यूल में है, 6th शेड्यूल में है कि जो ट्राइबल्स का है उनके पास एक एडवाइजरी बॉडी होती है, और नॉर्थ ईस्ट में देखा जाए तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है, ऐसे करके है, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट टर्म। तो वहाँ पे क्या हुआ, उनका ही लैंड उनसे छीन के उन्हें डिस्प्लेस कर दिया और नॉन ट्राइबल्स को दे दिया। तो यहाँ से गुस्सा तो बनेगा ही। फिर हमारा एक और पॉइंट आता है कि माओइस्ट भी इन्हें एक्सटर्नल सपोर्ट कर रहे थे। अब पाकिस्तान से भी सपोर्ट मिल रहा था वो, क्योंकि पाकिस्तान की तो आइडियोलॉजी है कि इंडिया में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करनी है। फिर है कि हम अगर मेजर्स देखें, क्योंकि मेजर्स की बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इंडिया में अडॉप्ट की गई नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान। इसके अंदर 3 पिलर्स है, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, सरेंडर एंड रिहैबिलिटेशन। तो सिक्योरिटी की बात करें तो हमने मतलब पुलिस स्टेशन की ही फोर्टिफिकेशन शुरू करी, क्योंकि लोगों का मास एजुकेशन इतना बढ़ चुका था कि पुलिस स्टेशंस में भी पुलिस ही सेफ नहीं थी, ठीक है। हमने एडवांसमेंट किया टेक्नोलॉजी में, मॉडर्नाइज किया हमारी पुलिस फोर्सेस को, सिविक एक्शन प्लान्स लेकर आए, और हमने प्रोविजंस लाए फॉर द CAPF बटालियंस, जो हम आगे देखेंगे कि कहाँ पे कौन सी डिप्लॉयड होती है, ठीक है। फिर आते हैं हमारे डेवलपमेंट मेजर। अब लोगों का गुस्सा इस बात से था कि उन्हें बेसिक एम्यूनिटीज़ नहीं मिल रही थी, तो रोड कंस्ट्रक्ट करवाई, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करवाया, स्किल डेवलप करी, क्योंकि अगर लोग स्किल डेवलप्ड होगी उनकी तो वो उसमें इंडल्ज होंगे, ना कि इन सब चीज़ों में आएंगे कि हम मास एम्यूनिशन करते हैं, मास एजिटेशन करते हैं, ठीक है। फिर मीडिया जो होती है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है नैरेटिव यानी एजेंडा सेट करने में। तो मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश करी बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस थ्रू सोशल मीडिया, और पहले के टाइम पे ऑल इंडिया रेडियोज़ होते थे। देन वी हैव सरेंडर एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि ऑपरेशन नवजीवन अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, जिसके अंदर हमने ये देखा कि जो ये नक्सलाइट्स है ये मेन स्ट्रीम हो चुके हैं। मतलब दीज आर इन द एवरी पॉसिबल पार्ट ऑफ इंडिया, मतलब कहीं ना कहीं है। और मेन इनका था बस्तर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ का, जहाँ पे मेनली सेटल हो गए थे। तो ये इन्होंने डिमांड किया कि हम तुम्हें कंपनसेशन देंगे, और हम तुमको
तुमको सरेंडर करने का मौका दे रहे हैं, तो इसको दिया ऑपरेशन नवजीवन, ठीक है। फिर आता है हमारा रिसेंट ट्रेंड्स, अब लाइक ब्लैक फॉरेस्ट ऑपरेशन था, वो हुआ। बहुत सारे ऐसे डेटा आते हैं कि इतना कम हो गया। अभी हाल ही में 31 मार्च 2026 को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रेड पॉकेट्स में कन्वर्ट कर दिया है रेड कॉरिडोर्स को। एक पूरा रेड कॉरिडोर था, उसे रेड पॉकेट्स में कन्वर्ट कर दिया। इसका नाम रखा है नक्सल मुक्त भारत। इसमें हमें इतना ही देखना था। और एक मेन चीज़ है समाधान डिफेंस मिनिस्ट्री ने दिया। जब भी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की बात होगी तो हम समाधान ज़रूर लिखेंगे। स्मार्ट पॉलिसिंग एंड लीडरशिप, एग्रेसिव स्ट्रैटेजी, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, देन वी टॉक अबाउट actionable intelligence, dashboard based KPIs, harness technology, action plan for each theater। थिएटर क्या होता है मिलिट्री टर्म्स में, हम वो बात करते हैं जो एरिया ऑफ एग्रेशन होता है, जहाँ पे एग्रेशन बेसिकली परफॉर्म होता है। उसके बाद है नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग, कोई फाइनेंसिंग का एक्सेस ना हो। अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी की। इसको अगर हम ऊपर से सबसे पहले बात करें तो 1947 से 1987 तक यहाँ पर मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो 1987 में इलेक्शन रिग हुए थे। अब इसके पहले मेन हम स्टेक होल्डर समझ लेते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ में बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, जिसके अभी प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर जो है वो उमर अब्दुल्ला है। उससे पहले फारूक अब्दुल्ला थे, उनके पहले शेख अब्दुल्ला थे। तो उस टाइम पे इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो वहाँ पे प्रो पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन थी, जैसे जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और ऑल इंडिया हुरियत कांग्रेस, हुरियत कांग्रेस, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नॉन स्टेट मतलब जिनका ये कहना था कि कश्मीर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसमें आता है JKLF, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। अब क्या हुआ कि JKLF और एक था MUF, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, इन्होंने क्या किया, इलेक्शन लड़ने के लिए सोचा। एंड 1987 में क्या हुआ, इलेक्शन रिग्ड हो गया। अब इलेक्शन रिगिंग का कारण क्या था कि पॉलिटिकल एलिनिएशन आ गया वहाँ पे। जो कांग्रेस था उस टाइम पे बहुत मतलब उसका एक हेजिमनी डोमिनेंस थी, ठीक है। तो वो चाहता नहीं था कि अपनी पावर डिवाइड करे। अब यहाँ पे लिखा है पॉलिटिकल एलिनिएशन, यहाँ पे आ जाते हैं, जो पॉलिटिकल एलिनिएशन ड्यू टू नॉन शेयरिंग ऑफ पावर वॉज डोमिनेंट रीजन फॉर सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज। अब यहाँ पे JKLF भी थी और जो चाहती थी कि मैं सब मतलब ना इंडिया का पार्ट रहेगा ना पाकिस्तान का पार्ट रहेगा। MUF थी जो प्रो पाकिस्तानी लीनिंग था उसका ना। तो क्या हुआ, जब इलेक्शन रिग्ड हुए तो दोनों का ही पाकिस्तान के टुवर्ड्स एक इंक्लिनेशन आ गया एंड दे स्टार्टेड इंसर्जेंसी। वहाँ पे मिलिटेंसी या इंसर्जेंसी स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे इन्हें मुजाहिदीन जो अफगानिस्तान के थे उनका भी सपोर्ट मिला अच्छा खासा। सेकेंड रीज़न क्या था कि 1971 की वॉर हुई। अब पाकिस्तान को पता चल गया कि हम इंडिया से जीत ही नहीं पाते, तो सामने नहीं लड़े पाकिस्तान वाले। उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई, ब्रेकिंग इंडिया इनटू 1000 कट्स, मतलब जिसके अंदर हम बोलेंगे कि पाकिस्तान ने स्टार्ट की सब कन्वेंशनल वॉर या लो इंटेंसिटी वॉर, जिसके अंदर वो इंस्टेबिलिटी क्रिएट करते थे एंड वो बोल देते थे कि हमें तो पता ही नहीं है, वो हम आगे देखेंगे। तो ये बात हमारी जम्मू कश्मीर की इनिशिएशन की है। अब क्या हुआ, पहले इंडिया डिफेंसिव अप्रोच यूज़ करता था। इंडिया की अप्रोच में कैसे डिफरेंस आया, पहले इंडिया डिफेंसिव था, वो रिएक्टिव पोस्चर था, लिमिटेड रहता था क्रॉस बॉर्डर पे, मतलब बॉर्डर पे अटैक करेगा। लेकिन बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई। सर्जिकल स्ट्राइक्स का मतलब क्या होता है, प्रिसाइज डीप कट्स में जाके उनके सिर्फ टेररिस्ट जितने भी वहाँ पे टेररिस्ट सेटलमेंट्स हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करना, मतलब बहुत प्रिसाइज होता है और बहुत कम टाइम के लिए होता है और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन दे देता है। तो इसे कहते हैं ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी। अब इंडिया ने ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी अप्लाई करी है, जिसके अंदर हमें कुछ पॉइंट्स देखने हैं। जैसे ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स है। प्रोएक्टिवली मतलब हम खुद ही फ्यूचर के डिसीजंस अपने हैंड्स में लेते हैं। एंड प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स का मतलब क्या होता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, एक तरीके से। मतलब अब इससे पहले कि वो हम पे अटैक करें, हम उनके जितने भी टेरर एरियाज हैं उन्हें डिसमेंटल कर देंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा ऑपरेशन सिंदूर में भी यही देखा गया कि पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर घुस के वहाँ के टेररिस्ट लोगों को हमने
उनका जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर थे उन्हें डिसमेंटल कर दिया। ठीक है, अब हम एक और चीज़ देखते हैं कि न्यू नॉर्मल बना। न्यू नॉर्मल से क्या मतलब है, 3 पॉइंट्स देखेंगे। देयर वुड बी नो डिफरेंस बिटवीन द टेरर एंड टेरर फंडिंग स्टेट। मतलब अगर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और कोई ऐसा देश है जो उसे फंड कर रहा है, जैसे पाकिस्तान, हम उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं देखेंगे। टेररिस्ट को भी मारेंगे और जो उन्हें फंड कर रहा है उन्हें भी मारेंगे। दूसरी हमारी स्ट्रैटेजी थी ज़ीरो टॉलरेंस फॉर न्यूक्लियर ब्लैकमेल और थ्रेट्स। पाकिस्तान पे भी न्यूक्लियर है, हम पे भी न्यूक्लियर है, पर इंडिया की पॉलिसी बोलती है कि नो फर्स्ट यूज़, हम न्यूक्लियर वेपन्स का पहला यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान की पॉलिसी ऐसे नहीं बोलती। तो पाकिस्तान हमें ब्लैकमेल करता रहता था, लेकिन इंडिया ने इस बार ये डिसाइसिव रिटालिएशन किया कि हम कोई भी टॉलरेंस नहीं देखेंगे। तीसरा है कि डिसाइसिव रिटालिएशन और इंडियाज टर्म। ऐसे नहीं कि इंडिया किसी से पूछ के रिटालिएट करेगा। अगर इंडिया को ठीक लगा कि उसके सिविलियंस पे अटैक हुआ है तो इंडिया ने अब ये भी बोल दिया है कि वी विल कंसिडर इट एज अ वॉर ऑफ एक्ट। मतलब हमें किसी को प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पाकिस्तान ही इन सब चीज़ों को इनिशिएट करता है। फिर हम बात करेंगे, एक और चीज़ की बात होती है कि ये ना दिस पॉलिसी हैज़ क्रिएटेड अ प्रेशर ऑन इंडिया एज वेल। कैसे इंडिया पे प्रेशर आ गया, क्योंकि अगर इंडिया ने अब इतना सब कुछ बोल दिया, अब इंडिया रिटालिएट नहीं करेगा तो द पॉलिसी विल बिकम वीकेंड, वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाएगी। तो हम इस डॉक्ट्रिन को डाइल्यूट नहीं करना चाहते। हमारी ये डोसियर अप्रोच है जो बहुत अच्छी अप्रोच देखी गई है। अब हमारी वही हमें स्ट्रैटेजीज देखनी है। स्ट्रैटेजीज क्या है, प्रेसिडेंट का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था जिसमें आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया गया। ठीक है, अब पहले जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया गया। पहले ये रूल था कि 2 यूटी बनाई जाए, 2 यूटी थी, है ना, उनका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था, बहुत सारे उनके खुद के प्रोविजन थे, उसे हमने ख़त्म कर दिया। यहाँ पे भी सिक्योरिटी रिलेटेड मेजर्स होंगे जिसमें हमें एग्जैक्ट सेम पॉइंट्स लिखने हैं। फिर वी हैव लीगल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एक ना UAPA है, मतलब अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 का है, जैसे हमने अमेंड करा और उसे ज़्यादा पावर डाली, जिसमें हमने बोला कि एक है एक है जमात इस्लामी, उसे हमने बैन करा, जो शरिया लॉ की इम्प्लीमेंटेशन की बात करता है और वो बोलता है, मतलब अपने स्कूल्स और चैरिटी देता है फॉर द रेडिकलाइजेशन, जो रेडिकलाइजेशन को प्रमोट करता है, तो हमने उसे बैन करा लीगली। एंड हमने उनके लॉजिकल सपोर्ट को बैन करा। देन वो सिर्फ इंडिया पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, वो पूरा नॉर्थ एशिया तक भी जा चुका है, साउथ एशिया तक, साउथ ईस्ट एशिया, हर जगह, मतलब मोस्टली उनके ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे हैं। और दूसरा है दुख्तारन मिलत। दुख्तारन मिलत की बात करें तो ये रेडिकल ऑल वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है जो जम्मू कश्मीर से ऑपरेट करता है। इसे भी UAPA के अंडर बैन कर दिया गया है फिलहाल। अब जैसे हमने वहाँ पे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, हम यहाँ पे पढ़ेंगे ओवरग्राउंड वर्कर्स। ओवरग्राउंड वर्कर्स वही जमात इस्लामी और दुख्तारन मिलत, इनको ही बोला जाता है, जो लीगल, मतलब उसे डायरेक्टली एसोसिएट नहीं करते पर उनकी आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं और उनमें लीगल कवर देने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी और आती है वैम्स। वैम्स होता है विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ पीपल स्ट्रैटेजी। इसके अंदर ये स्टेट ने स्टार्ट किया था टू आउटरीच द पीपल टू फुलफिल द ट्रस्ट डेफिसिट। ये 1998 में स्टार्ट हुई थी। इसके अंदर 5 बेसिक इनिशिएटिव्स लिए गए थे। वोकेशनल ट्रेनिंग्स देंगे, गुडविल स्कूल्स खोलेंगे, देन भी ये इनका ना एक मेडिकल एड देंगे, स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी करेंगे, और हम जो मतलब बच्चे हैं उनको टूर पे ले जाएंगे फॉर द नेशनल इंटीग्रेशन, जिससे जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के पास एक स्पॉन्सर की जाती थी ट्रिप्स। ये हमने देख लिया जम्मू कश्मीर का। नॉर्थ ईस्ट का भी हम कुछ देर बाद देखेंगे। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द बॉर्डर मैनेजमेंट। जो बॉर्डर होता है उसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट चाहिए होती है। ठीक है, होलिस्टिक आइडिया है जिसमें हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं अपने लोगों को, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं, फिर बॉर्डर एरियाज़ को डेवलप करते हैं, एंड बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रिस्पॉन्सिबल होती है। ओके, तो नाउ वी टॉक अबाउट
हमारे नेबर्स के साथ हमारे बॉर्डर्स के बारे में और वहाँ पे कौन सी बटालियन खड़ी हुई है, ठीक है, CAPF की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर की। तो इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर के बीच में FMR है। अब ये FMR क्या है? ये फ्री मूवमेंट रिजिम है। अब जैसे ये इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर है, तो इसके 8 किलोमीटर यहाँ तक, इसके 8 किलोमीटर यहाँ तक, मतलब टोटल 16 किलोमीटर तक फ्री मूवमेंट कर सकते थे इंडिया के लोग भी और म्यांमार के लोग भी। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसा क्यों करा गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि पहले म्यांमार भी इंडिया का ही पार्ट था। अब जब वहाँ पे जो लोग रहते थे, उनकी जो फैमिली थी, उनके जो किनशिप है, वो डिवाइड हो गए उस वजह से। तो उन चीज़ों की, उन सेंसिटिविटीज़ का, उन कल्चर्स का, उन इथोस का ध्यान रखते हुए हमने एक सिस्टम बनाया जहाँ पे वीज़ा मिलता था। और वीज़ा मतलब कि उनके किनशिप रिलेशन ना टूटे, है ना, ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम आने लगी। अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी वो मैं बताती हूँ। पहला, स्मगलिंग और ट्रैफिकिंग। स्मगलिंग होती थी और ट्रैफिकिंग होती थी, क्योंकि म्यांमार गोल्डन ट्रायंगल का पार्ट है। गोल्डन ट्रायंगल में म्यांमार, थाईलैंड, लाओस आते हैं, जो ड्रग्स का बहुत ज़्यादा वहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स की ट्रैफिकिंग, ये सब चीज़ें होती है। तो इस वजह से बहुत इंडिया में भी इश्यूज आ रहे थे। इसके लिए खड़ा हुआ है नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, NCB, ठीक है। द सेकेंड वॉज FMR इटसेल्फ। FMR हमने अभी पढ़ा, इस 16 किलोमीटर तक का दे रखा था। अब इसके लिए क्या लाया गया? ये लाया गया वीज़ा सिस्टम। अब इसमें क्या होता था, पहले वाला तो जो सिस्टम था उसे सस्पेंड कर दिया। अब हमने लाया कि बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन होगी और जिसका पास हमें असम राइफल देगी। असम राइफल क्या है? CAPF की एक बटालियन है असम राइफल, जो म्यांमार और इंडिया के बॉर्डर पे खड़ी हुई है। उससे तुम्हें पास लेना पड़ेगा और तुमको 7 दिन के लिए वो पास मिलेगा, ठीक है, जिसमें शायद तुम 2 बार आ जा सकते हैं। 2 बार का है, दैट इज़ वेयर आई एम नॉट श्योर कि ऐसा है भी या नहीं, पर बाकी चीज़ें तो। फिर थर्ड आता है इंसर्जेंसी एंड मिलिटेंसी। इसके अंदर हम देखेंगे कि अभी हम जब नॉर्थ ईस्ट हमने पढ़ा नहीं, लेकिन उसमें एक आता है NCSNK खापलांग। तो वहाँ के लोग और उल्फा मुस्लिम्स, मतलब जो म्यांमार के उल्फा मुस्लिम्स थे, वो इलीगली आते थे, ठीक है। फिर तीसरा है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन नहीं था, लिमिटेड कोऑर्डिनेशन था बिटवीन द लोकल अथॉरिटीज़ और वहाँ पे सेंट्रल फोर्सेस जो ऑलरेडी है, जो असम राइफल है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था। तो उसके लिए यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर आ चुका है, वो हम आगे देखेंगे। ये हमने कर दिया। देन वी हैव, और एक बेसिक सा फैक्ट है कि 1643 किलोमीटर नागल म्यांमार का इंडिया के साथ बॉर्डर लगता है। नाउ वी कम टू द अनदर बॉर्डर, इंडिया पाकिस्तान का। जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहाँ पर जो मतलब जो जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला एरिया है, उससे नीचे तो हमारे BSF लगती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। लेकिन ऊपर में जो POK वाला रीजन है, वहाँ पे BSF के साथ हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस भी हैं, मतलब तीनों, नेवी भी है, आर्मी भी है और एयर फोर्सेस भी है। अब यहाँ के लिए हमारा एक प्रोग्राम आया जिसे हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट, हाँ, बॉर्डर मैनेजमेंट प्लान्स। अब इसके अंदर हम 2 चीज़ों से फोकस करते हैं, एक है एडमिनिस्ट्रेटिव, एक है ह्यूमन। अब क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल फ्रेमवर्क। इसमें क्या होगा कि हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं। पहला है हाईटेक सर्वेलेंस डिवाइसेस। हाईटेक सर्वेलेंस डिवाइसेस में क्या होता है, हम रडार्स यूज़ करते हैं, हम ड्रोन्स यूज़ करते हैं, अंडरग्राउंड सेंसर्स यूज़ करते हैं, लेज़र यूज़ करते हैं। सेकेंड, हम इसमें डेडिकेटेड कम्युनिकेशन नेटवर्क यूज़ करते हैं। फिर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यूज़ करते हैं। बहुत अच्छा कमांड स्ट्रक्चर, यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। तो ये आ गया। अब अगर हम पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम्स की बात करें जल्दी, तो पाकिस्तान के साथ वही टेररिज्म, इन्फिल्ट्रेशन, क्रॉस बॉर्डर में आता रहता है, जिसके लिए हमने नाइट विजन लगाया है। फिर स्मगलिंग होती रहती है, इसके अंदर हमने स्मगलिंग इसकी कैटल की, फेक करेंसी की, टेरर फाइनेंसिंग होता है, इसके लिए ड्रोन, स्मार्ट फेंसिंग, ये सब चीज़ें हमने लगाई है। डिप्लोमेटिक टेंशन्स बहुत है। अब पाकिस्तान में कितना ही ट्रस्ट कर लो, वो ट्रस्ट को ब्रीच करता ही करता है, तो रेगुलर ब्रेकडाउन होते रहते हैं, जिसकी वजह से हमने DGMO टॉक्स और फ्लैगशिप मीटिंग्स, वो जो वाघा बॉर्डर पे होते हैं उसे फ्लैगशिप मीटिंग्स कहते हैं। अब DGMO टॉक्स हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। फिर एक और चीज़, जैसे
वहाँ पे हमने चिन कम्युनिटी की बात की, या फिर जो हमने बात की वहाँ का कल्चर, जो हमने म्यांमार के बॉर्डर में बात की, वैसे ही यहाँ पे सिविलियन हार्डशिप होती है। अब उसके लिए हमने कंपेंसेशन दिया है, ठीक है। अब बात करें हम बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में भी सेम प्रॉब्लम है, वहाँ पे भी BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। अब बांग्लादेश के लिए हमने लाए इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। ये क्या है? इसमें है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होते हैं जो बहुत सारे फंक्शन करते हैं। दीज रेफर्स टू दोज एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स विच फुलफिल मल्टीपल फंक्शंस अक्रॉस द बॉर्डर। जैसे वहाँ पे कस्टम ऑफिशियल होगा, इमिग्रेशन ऑफिसर होगा, बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज होंगी, ठीक है। और इसे कहते हैं दिस इज द हार्ट ऑफ ट्रेड अक्रॉस द इंडिया बांग्लादेश ट्रेड। ओके, बांग्लादेश के साथ भी जल्दी जल्दी प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं। वहाँ पे भी यही है कि इलीगल इमिग्रेशन है, इंसर्जेंट लिंक्स हैं, फेंसिंग इशू है। वहाँ पे ना रिवराइन गैप्स भी हम भर रहे हैं, मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा मार्शी स्वाम्पी सा एरिया है जिसको भी हम कवर कर रहे हैं। देन वी हैव एनक्लेव मैनेजमेंट। अब बांग्लादेश में क्या है कि जब ईस्ट पाकिस्तान को हमने लिबरेट कराया तो इंडिया की कुछ टेरिटरी थी जो बांग्लादेश में ही रह गई, और बांग्लादेश की कुछ टेरिटरी थी जो इंडिया की पार्ट थी। तो अब ये चीज़ सेटल नहीं हो पा रही थी कि कुछ इंडियन बांग्लादेश के अंदर थे, एनक्लेव था मतलब, ठीक है। तो वो 100 अमेंडमेंट एक्ट से कवर कर लिया गया है। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, जिस हालांकि इंडिया को कम थोड़ा लैंड मिला है, पर वो चीज़ अब कवर हो चुकी है। ओके, देन हमारा बात करें चाइना के साथ। चाइना को हम इंटरनेशनल रिलेशंस में करेंगे, पर चाइना के साथ जो मेन टर्मिनोलॉजी से अगर हम देखें तो पहला है टेरिटोरियल डिस्प्यूट। हमारा अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश पे जो मतलब डिस्प्यूट चल रहा है, उसके लिए हमने बायलेटरल बाउंड्री टॉक्स किए हैं, जिसमें स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव डायलॉग आता है बॉर्डर स्टैंड ऑफ से। मतलब सीधा सीधा गलवान और डोकलाम, गलवान 2020, डोकलाम जो भूटान की वजह से था 2017, ठीक है। उसके लिए हमने कॉर्प्स कमांडर लेवल मीटिंग्स करी हैं। देन वी हैव हार्श टेरेंस। हमने हार्श टेरेंस में जहाँ पे ऑल्टीट्यूड ज़्यादा है वहाँ पे ड्रोन्स का यूज़ किया। फिर है ट्रस्ट डेफिसिट। हमारे को एट द एंड अगर हम हार भी रहे हैं तो क्योंकि हमारा चाइना के साथ इतना ट्रेड है कि हमको ही कहीं ना कहीं सब में से होना पड़ता है, और बहुत बार उन्होंने हमारा ट्रस्ट ब्रीच करा है, जिसके लिए WMCC मीटिंग्स हुई हैं। ये फॉरेन सेक्रेटरी लेवल टॉक्स होती है, जहाँ पे दो देशों के फॉरेन सेक्रेटरी आते हैं, बात करते हैं। इसकी फुल फॉर्म है वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन। वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं। ओके, बॉर्डर्स में इतना ही था। हालांकि इंडिया नेपाल और इंडिया भूटान पे तो सशक्त सुरक्षा बल है, लेकिन उसके हम इंटरनेशनल रिलेशंस में भी बात कर सकते हैं। नाउ इफ आई टॉक अबाउट मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करते हैं। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इंडिया का 90% ट्रेड जो है वो मैरीटाइम एरिया से होते हुए गुजरता है, ठीक है। अब 4 चीज़ों की वजह से हमें कोस्टल सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरत है। पहला तो क्यों मतलब इम्पोर्टेंस बढ़ी इस वजह से, क्योंकि 2008 में जो मुंबई अटैक्स हुए थे उस वजह से नेशनल सिक्योरिटी के लिए हमने मैरीटाइम सिक्योरिटी पे ध्यान दिया, ठीक है। फिर है इकोनॉमिक और ट्रेड, तो वो तो बात कर ही ली हमने। फिर है प्रोटेक्शन ऑफ स्ट्रैटेजिक एसेट्स, जो कोस्टल एरियाज़ में हमारे स्ट्रैटेजिक एसेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी मैरीटाइम सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। फिर है इन्वायरमेंट और डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जैसे मैरीटाइम पोल्यूशन को कंट्रोल करना, ठीक है। अब यहाँ पे कोस्टल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है एडमिनिस्ट्रेटिव, एक है एनफोर्समेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करें तो हम उसमें NCS की बात करते हैं, जो है नेशनल कमेटी फॉर स्ट्रेंथनिंग मैरीटाइम एंड कोस्टल सिक्योरिटी। लेट मी सी, हाँ मैंने सही बोला। और ये हेड करता है बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी, जो सिविल सर्विसेज के सबसे बड़े हेड होते हैं, वो इसको एपेक्स बॉडी एक तरीके से वो इसे हेड करते हैं। ओके, अब हम अगर बात करें एनफोर्समेंट की, तो एनफोर्समेंट में हम देखेंगे कि
तीन चीज़ें होती हैं, एक होती है इंडियन कोस्टल पुलिस फोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड्स और इंडियन नेवी। जो इंडियन कोस्टल पुलिस फोर्स होते हैं वो 12 नॉटिकल माइल्स, एक नॉटिकल माइल्स में 12.9 कुछ होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये हाँ 12 नॉटिकल्स तक दिखते हैं। फिर इंडियन कोस्टल गार्ड्स जो कोस्टल पुलिस फोर्स है वो बेसिकली बीचेस, विलेजेस, कोस्टल विलेजेस उनका ध्यान रखती है। इंडियन कोस्ट गार्ड ध्यान रखते हैं 12 नॉटिकल माइल्स का, और इंडियन नेवी ध्यान रखती है 200 नॉटिकल माइल्स से आगे तक का। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये बता दिया जाए, इंडिया इज़ अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। इसका क्या मतलब है कि इसका ये मतलब नहीं है कि इंडिया प्रोटेक्ट करेगी कोई भी अगर इंडियन ओशन में होगा, बल्कि इंडिया क्या करेगी, कैपेसिटी बिल्डिंग, इंटर ऑपरेबिलिटी, ह्यूमैनिटेरियन एड, डिज़ास्टर रिलीफ ऑपरेशन, ये सब चीज़ें काम करेगी। सबसे पहला आ जाता है कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम। इसके अंदर क्या होगा, ये एक फ्लैगशिप स्कीम है जो फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ कोस्टल पुलिस फोर्स, कोस्टल पुलिस फोर्स के लिए कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम है। फिर है इंडियन कोस्ट गार्ड मॉडर्नाइजेशन। यहाँ पे हम उनकी फ्लीट्स को, उनके शिप्स को, उनके एयरक्राफ्ट को, उनके होवरक्राफ्ट होते हैं जो लैंड, वाटर, एयर कहीं पे, मतलब मडी एरिया कहीं पे भी वो चलते हैं, वो ऐसी क्या बोलते हैं, ऐसी चीज़ होती है। ठीक है, फिर है सागर कवच एक्सरसाइज। सागर कवच एक्सरसाइज में ये तीनों, कोस्टल पुलिस फोर्स, कोस्टल इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी, ये सब एक्सरसाइज, मतलब जो इनकी नेवी एक्सरसाइज होते हैं वो करते हैं। फिर हमने NCS MCS तो पढ़ लिया। फिर है महासागर इनिशिएटिव। इसकी डेफिनेशन, मतलब इसकी जो एब्रीवेशन पूरा है वो है मैरीटाइम, आई एम ऑल्सो फॉरगेटिंग, महासागर इनिशिएटिव। मैरीटाइम हेड्स फॉर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ठीक है, नाउ अगर हम देखते हैं कि फिर हाँ इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव। ठीक है, फिर सागरमाला प्रोजेक्ट है एक। फिर है उमरोई मिलिट्री स्टेशन जो मेघालय में है, वहाँ पे 13 नेशन ने मिलिट्री एक्सरसाइज अपनी करी है। क्यों करी है, टू स्ट्रेंथन द मिलिट्री टू मिलिट्री टाइज, मैरीटाइम टू मैरीटाइम टाइज, इन सब को इंक्रीज करने के लिए। एक और चीज़ आती है 2008 के अटैक के बाद NC3I विद IMEC के साथ स्टैब्लिश किया गया, जो जियो टैगिंग करता है वेरियस वेसल्स की। अब ये NCCCI क्या है, ये है नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस। आगे देख लेते हैं। NC हाँ, नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस नेटवर्क था एट द एंड। ठीक है, तो ये है, और ये IMEC के साथ इसे इनिशिएट किया गया जो जियो टैगिंग करता है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द साइबर सिक्योरिटी, या फिर टेररिज्म की भी बात कर सकते हैं। ओके, टेररिज्म की बात करें तो हमारे पे कोई भी डेफिनेशन नहीं है टेररिज्म की, मतलब कोई भी लीगली एक्सेप्टेड डिफाइंड डेफिनेशन नहीं, इसलिए हमको कैटेगराइज करना मुश्किल हो जाता है टेररिज्म को। अब बहुत सारे तरीके के टेररिज्म अटैक्स होते हैं, जैसे एक है हिंटरलैंड टेररिज्म। हिंटरलैंड टेररिज्म में क्या होता है कि हमने जैसे देखा ऑपरेशन सिंदूर किस वजह से किया गया, क्योंकि पहलगाम अटैक हुआ। पहलगाम अटैक बॉर्डर के पास हुआ,
लेकिन जब ये मेन लैंड में आ जाते हैं, बिल्कुल मेन एरिया में आ जाते हैं इंडिया के, और वहाँ पे टेररिस्ट अटैक करते हैं और बोलते हैं, जैसे पाकिस्तान ने स्पॉन्सर करवाया टेररिस्ट अटैक और मेन लैंड में हुआ, तो ये बोलते हैं कि हमने तो कराया ही नहीं, मतलब ये इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है, इंटरनली कोई डिस्टर्बेंस हुआ है, ठीक है। फिर एक होता है हाइब्रिड टेररिज्म। हाइब्रिड टेररिज्म में क्या आता है, जब काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक थ्रेट्स होते हैं, मतलब मिलिट्री ट्रेडिशनल वेपन से भी हमारे को अटैक किया जा रहा है, एंड सेकेंडली हमको साइबर तरीके से, साइबर टेररिज्म भी हमारा एक पार्ट होता है इसका। फिर एक साइबर टेररिज्म तो ऑलरेडी साइबर डोमेन्स में इनविजिबल डोमेन्स का पार्ट है। फिर आता है हमारा लोन वुल्फ अटैक। अब लोन वुल्फ अटैक क्या होता है कि लोन वुल्फ अटैक इज अ टेरर अटैक कॉज्ड बाय अ पर्सन हु प्रिपेयर्स एंड कमिट्स वायलेंस, जो मतलब कमिट करता है, प्रिपेयर करता है वायलेंस को, एक्ट अलोन्स विदाउट एनी आउटसाइड कमांड, किसी आउटसाइड कमांड के बिना, मतलब उसे कहीं बाहर से स्ट्रक्चरली कोई कमांड नहीं मिल रही। क्यों होता है? क्योंकि वो ऑनलाइन सोशली ही इतना रेडिकलाइज हो जाता है, इतना पोलराइज्ड हो जाता है, इतना ब्रेन वॉश हो जाता है कि वो कोई भी स्टेप अपने आप उठा लेता है, ठीक है। और क्योंकि इनका कोई कमांड स्ट्रक्चर नहीं होता, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कीप देम इन सर्विलेंस, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। ओके, देन वी हैव स्लीपर सेल्स। स्लीपर सेल्स क्या होता है? एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है कि ये रेडिकलाइज फोर्सेस होती है जो अच्छे से ट्रेन तो की जाती है, दीज आर वेल ट्रेन्ड एंड दे ऑल्सो हैव एडवांस टेक्नोलॉजी, बट दीज आर डोरमेंट इन डेली डे टू डे लाइफ। मतलब नॉर्मली तो हम लोगों के जैसे ही लगेंगे, पर दे एक्टिवेट व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। अब इसके हमको कुछ स्ट्रैटेजीज देखनी है कि क्या स्ट्रैटेजीज है इन्हें काउंटर करने की। इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया है? सबसे पहले इंडिया में पहले टाडा एक्ट था, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। इंडिया के पास पोता एक्ट था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट्स, ठीक है, इनको रिपील कर दिया गया। अब UAPA है जो हमने पहले पढ़ा था, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967, उसको और स्ट्रेंजेंट लॉस बना दिए हैं। फिर एक है CCIT। CCIT क्या है? कंप्रहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, ड्राफ्टेड बाय इंडिया एंड UN, दैट मेक्स इट बाइंडिंग फॉर ऑल नेशन टू क्रिमिनलाइज टेररिज्म, ठीक है। अगर हम बात करें कि ग्लोबल लेवल पे क्या इनिशिएटिव्स लिए गए, तो ग्लोबल लेवल पे एक 2322 रेजोल्यूशन हुआ जिसने स्ट्रेंथन करने की बात की जुडिशियरी सिस्टम को, सो दैट हम टेररिज्म को काउंटर कर सकें। फिर आता है 1267 अलकायदा सैंक्शंस कमेटी। इसके तहत हमने जो अलकायदा के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस थे या फिर उनको सैंक्शंस करने की बात की जिससे वो वीकन हो जाए। फिर है रैट्स है, जैसे टेररिस्ट चूहे होते हैं, तो ये रैट्स है, रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर। ये बेसिकली SCO ने स्टार्ट किया था और इंडिया SCO का पार्ट है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर है GCTF, ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोरम, जो बहुत सारी एजेंसीज को एक साथ लाता है, जैसे BSF, लॉ एनफोर्समेंट, ठीक है। ओके, हमने टेररिज्म में तो कर लिया। एक ATS और है, एंटी टेररिज्म स्क्वाड। ओके, अब हम देखते हैं नार्को टेररिज्म। ओके, अगर हम नार्को टेररिज्म की बात करें तो दीज आर बेसिकली कन्वर्जेंस होते हैं किसके? एक तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की, और नार्को जो हमने पढ़ा था ना, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स, उनका। अब क्या है? कन्वर्जेंस ऑफ नार्कोटिक्स, ट्रैफिकिंग एंड टेररिज्म। द टेररिस्ट ग्रुप्स यूज द प्रोसीड्स ऑफ ड्रग ट्रेड टू फंड देयर ऑपरेशन। मतलब जो टेररिस्ट हैं वो प्रोसीड्स ऑफ ड्रग्स को यूज़ करते हैं, कैसे? अपनी टेरर फंडिंग करने के लिए ये सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। और जो ड्रग कार्टल्स होते हैं, कार्टल्स मतलब ऐसे ग्रुप जिनका एक सेम एजेंडा होता है,
वो क्या करते हैं, वो टेररिस्ट के नेटवर्क्स को, उनकी प्रोटेक्शन को, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनके लॉजिस्टिक्स को यूज़ करते हैं। अगर इन दोनों का कोलैब हो जाता है, इन दोनों का कन्वर्जेंस हो जाता है, तो चीज़ें और डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो इंडिया की सिचुएशन और वल्नरेबल है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो नार्को टेररिज्म है, इंडिया जो है वो लाई करता है बिटवीन गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन क्रिसेंट में आता है ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, एंड गोल्डन ट्रायंगल में आता है म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने बहुत ट्राई किया है, लेकिन ये लोग ड्रोन्स के थ्रू ड्रग्स को जम्मू कश्मीर और पंजाब में डिलीवर कर जाते हैं, ठीक है। अब क्या है, गवर्नमेंट ने क्या स्ट्रैटेजीज़ करी हैं? स्ट्रैटेजीज़ तो हमने हर किसी की याद करनी है, और इंटरनल सिक्योरिटी में इट इज़ मोर अबाउट द फैक्चुअल डेटा, ठीक है। तो सबसे पहले ज़ीरो टॉलरेंस, देन वी हैव होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच। उसके बाद हम बात करें तो पहले अगर देखो, सबसे पहले होता है NIA, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। हाँ, तो वो क्या होता है, वो एम्पावर्ड था, मतलब पहले उस पर वो तो टेररिज्म के केसेस को देखता था, उस पर कोई नार्को टेररिज्म के केसेस देखने की एबिलिटी ही नहीं थी। पर 2020 में NDPS एक्ट आया, नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, ठीक है, जिसने ये इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया, कि उनको पावर दे दी कि वो नार्को टेररिज्म के केसेस को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो पहले ये पावर सिर्फ NCB के पास थी, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास, ठीक है। फिर दूसरा है नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये 4 टायर का स्ट्रक्चर होता है, जो 2016 में क्रिएट किया था, एंड ये कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। देन वी हैव एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स। ये हेड करता है IG लेवल ऑफिसर्स, और ये हर स्टेट में और हर UT में होती है। ऑपरेशंस भी लाए, ऑपरेशन समुद्रगुप्त, इसके अंदर क्या था, ये NCB और इंडियन नेवी ने स्टार्ट किया था। जो भी मदरशिप है, मदरशिप मतलब जो भी मेन फोकस कर रही है ना इन सब चीज़ों पे, उनको पकड़ने के लिए, उनको इंटरसेप्ट करने के लिए। फिर जम्मू कश्मीर में तो जम्मू कश्मीर नशा मुक्त केंद्र भी शुरू हुए हैं, जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं। फिर है निदान पोर्टल, निदान इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑन अरेस्ट नार्को ऑफेंडर्स, इज वन स्टॉप डेटाबेस फॉर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। इट टेक्स डेटा फ्रॉम prisons and courts to track the history and network of drugs offender, ठीक है। एक है ऑपरेशन तूफान, जो मैंने कुछ ही टाइम पहले देखा था। तो ऑपरेशन तूफान में क्या है, मतलब द नार्को हंट, एंटी ड्रग ड्राइव है ये। एंड विद दिस वी आर डन विद नार्को टेररिज्म एज वेल। ये मैंने PPTs तो ऐसे ही बनाई थी। अब वी हैव साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी की बात करें, ये 5th डोमेन भी माना जाता है, एंड ये नॉन काइनेटिक थ्रेट है। साइबर डोमेन जो है, ये एक नया डोमेन इमर्ज हो रहा है, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो स्प्रेड है वो बहुत जल्दी से वो स्प्रेड हो रहा है। ये एक इनविजिबल डोमेन है, जिसकी कोई भी जोग्राफिकल बाउंड्री नहीं है। 4 टर्मिनोलॉजीज है जिसमें ज़्यादातर कन्फ्यूजन्स होती है। एक है साइबर वॉरफेयर, एक है साइबर एस्पियोनेज, एक है साइबर क्राइम, और एक है साइबर टेररिज्म। सबसे पहले साइबर वॉरफेयर की बात करें तो ये होता है, मतलब अगर इसका कोई एम इकोनॉमिक पर्पस नहीं होता, मतलब एक्चुअल स्ट्रेटेजिक एबिलिटी लेना होता है सामने वाले की। कैसे? बाय द मॉनिटर एंड मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कोई एक स्टेट नेशन या स्टेट कंट्री दूसरी स्टेट कंट्री की जब टेक्नोलॉजिकल एबिलिटीज़ को ख़त्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, तब हम बोलते हैं, जैसे स्टक्सनेट अटैक था 2010 का, जहाँ पर US और इसराइल ने मिलकर ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ जो थी उन्हें फिजिकली डिसेबल कर दिया था, डिस्ट्रक्ट कर दिया था। देन वी हैव साइबर एस्पियोनेज। साइबर एस्पियोनेज में मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो एक्सेस करता है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बाय इन्फिल्ट्रेटिंग द कम्युनिकेशन, मतलब उनकी जितनी भी कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं उन्हें इन्फिल्ट्रेट करता है, और उनके ऑपरेशन विदाउट डिस्टरप्टिंग देयर ऑपरेशन। अब क्या है, यहाँ
जो हमारा साइबर वॉरफेयर था उसमें भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है, लेकिन इसमें डिस्टर्ब नहीं करते, ये सामने वाले को पता नहीं लगने देना चाहते कि हाँ उनकी कोई एस्पियोनेज मतलब स्पाई करना, उनकी कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज हो रही है, ठीक है। जैसे ऑपरेशन घोस्ट नेट था, ऑपरेशन घोस्ट नेट में चाइना ने 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ पे अटैक किया था, उन्हें टारगेट किया था उनके कम्युनिकेशन नेटवर्क्स की एबिलिटीज़ कैपेबिलिटीज़ को देखने के लिए। फिर है रेड एको, रेड एको पे इंडिया पे ही चाइना ने टारगेट किया था, इंडियन पावर ग्रिड्स पे, ठीक है। फिर है साइबर क्राइम। अब साइबर क्राइम में क्या आता है, ये फाइनेंशियल गेन्स के लिए किया जाता है। देन मतलब इनका एक अपना पर्सनल सेटिंग्स, पर्सनल स्कोर होता है कि जैसे ब्लैकमेल करते हैं। केरला में केस आया था, BDS शायद कोई स्टूडेंट था, नितिन राज आई गेस, हाँ, तो उस मतलब साइबर थ्रेट देते हैं और सोशल शेमिंग की बात होती है क्योंकि उन पे हमारी सारी कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स है, तो वहाँ पे हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक WannaCry अटैक था 2017 का UK में, जिसने which disrupted computers in hospitals and banks and demanded payment in bitcoins to unlock the file। उन्होंने हॉस्पिटल की फाइल को अनलॉक कर दिया और उनसे डिमांड किया बिटकॉइन का कि अगर वो अनलॉक कराना चाहते हैं तो। फिर एक होता है साइबर टेररिज्म। ये सब जितनी पहले की चीज़ें छुप कर होती है, लेकिन जो साइबर टेररिज्म होता है वहाँ पे इंटेंशनली टू इंस्टिल फियर, वायलेंट वीडियोज़ जिसपे बीहेडिंग ऑफ हेड, डीकैपिचुलेशन ऑफ हेड होता है, मतलब सर काटना। ये कौन करता है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देने के लिए करता है। कौन करता है, इस्लामिक स्टेट्स टेरर वीडियोज़ को डालता है। अब इसके लिए हमारे कुछ प्रिपेयर्डनेस तो होगी ही। तो सबसे पहले हमारी प्रिपेयर्डनेस है लीगल हमने लॉज में डाल रखे हैं। जैसे पहला लॉ है IT रूल 2000 का, IT एक्ट, सॉरी 2000 का IT एक्ट है जो अमेंड किया गया है, उसमें बहुत सारे साइबर क्राइम्स ऐड करे हैं। फिर है DPDP, डिजिटल पर्सनल एंड डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 का, डिजिटल पर्सनल एंड डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। फिर है सर्टेन की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया, जिसने मतलब एक नोडाल एजेंसी है जो रियल टाइम थ्रेट को टैकल करती है। अब इसमें क्या होता है, ये इस्टेब्लिश करती है NCIIPC। इसमें क्या है, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, जो मॉनिटर करता है कि जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको प्रोटेक्ट करता है। फिर इंडिया ने कदम उठाया है कि वी विल डेवलप 50,000 साइबर वॉरियर्स जो ऑफेंसिव और डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ के साथ ट्रेंड होंगे। फिर हम बात करते हैं IT रूल्स ऑफ 2021। IT रूल्स ऑफ 2021 में क्या है कि सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंफॉर्मेशन इधर से उधर जाती है, स्प्रेड होती है, लेकिन अगर किसी ने डीप फेक्स लाए हैं, इन्होंने किसी ने ऐसी कोई चीज़ पोस्ट करी है जो सोसाइटल नॉर्म्स के अगेंस्ट है या नेशनल इंटीग्रिटी या नेशनल सॉवरेनिटी के लिए एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहती है, तो उसके लिए ओरिजिनेटर्स को ट्रेस करना, ठीक है। फिर इसके लिए अपॉइंट करते हैं वो ग्रीवेंसेस रिड्रेसल ऑफिसर्स। इसके अंदर आ जाता है साइबर ट्रोलिंग, स्टॉकिंग, फेक न्यूज़, और इसकी एक रेगुलर कंप्लाइंस रिपोर्ट भी होती है जो सबमिट करनी पड़ती है, ठीक है। फिर है गवर्नमेंट ने कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए साइबर सुरक्षित भारत को लॉन्च किया था। एक और है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कोलैबोरेशन में था नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ NSDC, जहाँ पे हमने इजराइल, रशिया, सिंगापुर, जापान के साथ PPP नेटवर्क्स बनाए हैं। PPP मतलब प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप्स, ठीक है। अब हमारा एक चीज़ और बची है, वह एडमिनिस्ट्रेटिव वे में द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ डायरेक्टिव ऑन टेलीकॉम सेक्टर वॉज अप्रूव्ड इन 2020 टू सेफगार्ड द इंटीग्रिटी ऑफ इंडियाज टेलीकॉम नेटवर्क। इंडिया के टेलीकॉम नेटवर्क की इंटीग्रिटी को सेफगार्ड करने के लिए 2020 में नेशनल सिक्योरिटी ऑफ डायरेक्टिव ऑन टेलीकॉम सेक्टर लाया गया। एज पर दिस डायरेक्टिव टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कैन ओनली प्रोक्योर इक्विपमेंट फ्रॉम सोर्सेज डेजिग्नेटेड एज ट्रस्टेड सोर्सेज। मतलब इस डायरेक्टिव के थ्रू टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर जो हैं वो इक्विपमेंट्स प्रोक्योर कर सकते हैं ऐसे सोर्सेज से जो ट्रस्टेड हैं, ठीक है।
A national security committee on telecom is headed by Deputy NSA will oversee approval process. This directive is primarily aimed at restrict Chinese vendor. एक दो कंपनीज हैं जो चाइना की बहुत ज़्यादा नोन है इंडिया में, एक है ZTE, एक है HUAWEI, बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस देम। तो इंडिया की जो एरिक्सन है, सैमसंग है, ये क्योंकि कॉस्टली है तो इसे ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते। फिर है कुछ गैप्स होंगे इंडिया के साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में, जैसे जो इंडिया का फ्रेमवर्क है वो सेंट्रलाइज्ड नहीं है, ठीक है। वहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेशन लैक करता है, क्योंकि बहुत सारी एजेंसी हैं जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब जब इतनी सारी हैं तो उनका कोई भी यूनिफाइड या कोडिफाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कैटर्ड हो गई है। तो हमने बोला गया है कि यूनिफाइड कमांड एंड कंट्रोल आना चाहिए, ठीक है। फिर लिमिटेड अवेयरनेस है, भले ही इतनी सारे लोग सोशल मीडिया पे हैं पर स्टिल देयर इज़ लिमिटेड साइबर अवेयरनेस। फिर है इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड्स आर हेविली अंडर रिपोर्टेड, एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट मे नॉट नो द न्यू काइंड्स ऑफ थ्रेट्स। अगर कोई कंपनी है और वो अगर कोई साइबर थ्रेट अपना दर्ज करवाती है और वो बड़ी कंपनी है तो उसकी कंपनी पे भी कुछ एलिगेशंस आ सकते हैं, लोग कम कर सकते हैं कि वहाँ से वो चीज़ें नहीं लेंगे, तो इस वजह से वो उसको क्या करते हैं, फिर वहाँ से वो लोग बंद कर देंगे सामान लेना। तो इस वजह से क्या करते हैं, गवर्नमेंट को न्यू थ्रेट्स ही नहीं पता चल पा रहे तो वो उसके लिए सॉल्यूशन कहाँ से लाएंगे। फिर है ह्यूज डिपेंडेंसी ऑन एक्सटर्नल प्लेयर्स, जैसे चाइना है, वहाँ उस पर हमारा 60% ऑफ हार्डवेयर वहाँ से इम्पोर्ट होता है टेलीकॉम सेक्टर का, ये भी एक अलग ही प्रॉब्लम है। देयर इज़ लिमिटेड फोकस ऑन एमर्जिंग थ्रेट्स जैसे क्वांटम रिस्क, 5G वल्नरेबिलिटीज़, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब चीज़ें हैं। इसके साथ हमारा साइबर सिक्योरिटी भी होता है ख़त्म। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जैसे प्रोफाइलिंग, डिजिटल अरेस्ट, साइबर ट्रोलिंग, साइबर स्टॉक्स, डीप फेक, नैरेटिव, प्रोपोगेंडा, IT सेल्स और एट द एंड प्रोफाइलिंग। प्रोफाइलिंग US में हुआ था जब डोनाल्ड ट्रंप वन इलेक्शंस थे 1.0, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था, डेटा उठाया गया था विद द क्या बोलते हैं, मतलब फेसबुक और कैम्ब्रिज एनालिटिका ने बॉम्बार्ड, जो मतलब जो जिस आइडियोलॉजी को फॉलो करता था उसकी एक्सट्रीम वर्जन से बॉम्बार्ड कर दिया, इसे बोला प्रोफाइलिंग। दैट इज़ वन ऑफ द की फीचर या की एस्पेक्ट विच वी कैन ऐड इन द साइबर सिक्योरिटी डोमेन्स वाला पार्ट। अब हमारे एक नॉर्थ ईस्ट वाला टॉपिक बचा है, एक मनी लॉन्ड्रिंग एंड एक एडमिनिस्ट्रेशन। लास्ट के दो टॉपिक तो हम बाद में करेंगे, बट वी कैन स्टार्ट विद द नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट, ओके। तो नॉर्थ ईस्ट में हम NCERT से कर सकते हैं, मेडिकल साइंस, वाली नहीं है। तो ये रहा नॉर्थ ईस्ट का पार्ट, ओके। तो नॉर्थ ईस्ट की हम बात करें तो यहाँ पे 4% पॉपुलेशन है पूरे इंडिया की। ये 22 किलोमीटर चिकन नेक कॉरिडोर या सिलीगुड़ी कॉरिडोर से बोला जाता है। ये इंडियन गेटवे है टू द साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे पहले इमर्ज होती है। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में 19, इसमें ये सब चीज़ें हैं नहीं, पर हम वो सब चीज़ें भी कवर कर लेंगे, ओके। तो नागालैंड में 1918 में नागा क्लब फॉर्म होता है, ठीक है। अब नागा क्लब फॉर्म होने के कुछ टाइम बाद वहाँ पे नागा नेशनल काउंसिल बन जाती है। नागा नेशनल काउंसिल बनने के बाद क्या होता है कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में फिर बनती है AZ फिज़ो। AZ फिज़ो है अंगामी जफू फिज़ो के निगरानी में, यानी उनकी लीडरशिप के अंदर
NC बनती है, नागा नेशनल काउंसिल। उसके बाद एक नागा अंडरग्राउंड गवर्नमेंट बनती है 1952 में, ठीक है, जिसका मेन एम होता है, इंसर्जेंसी होती है कि वो उन्हें नागा लिम चाहिए होता है जो एक अलग कंट्री होगी। और इंडिया कभी भी ऐसी डिबेट्स में पार्ट नहीं लेता जो इंडिया से सेशनिस्ट मूवमेंट यानी बाहर जाने के मूवमेंट को प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आफ्स्पा एक्ट लगा दिया गया। आफ्स्पा क्या है? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है। तो ये लगा 1958 में। और यहाँ पे नागालैंड को एक सेपरेट स्टेटहुड दे दिया गया 1963 में टू स्पेसिफाई द नागा ट्राइब्स। पर स्टिल वहाँ पे क्या था, जो नागाज थे उनका फैक्शन दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, NSCN IM, NSCN खापलांग। अब NSCN क्या है? नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ठीक है। तो क्या हुआ कि तब तो सही था चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, म्यांमार की चिन कम्युनिटी आने लग गई और यहाँ पे इंसर्जेंसी मूवमेंट क्रिएट्स करने लग गई और उन्हें सेफ हैवन मिलने लगा म्यांमार में, ऑब्वियसली, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने NSCN IM के साथ स्टार्ट किया नागा अकॉर्ड, ठीक है। 2015 में साइन हुआ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। उस टाइम के लिए तो एक्सेप्टेबल था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के हिसाब से था, नेगोशिएट भी कर लिया। लेकिन अभी दोबारा से चीज़ें बिगड़ रही हैं क्योंकि मई 2026 में दोबारा से नेगोशिएशन स्टार्ट हो गई कि उन्हें सेपरेट फ्लैग चाहिए, उन्हें सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। और जहाँ तक है, हमने एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 भी कर दिया है। देयर इज़ नो चांस ऑफ गिविंग देम सेपरेट फ्लैग, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। और उनकी जो डिमांड है उस पर मतलब डिबेट भी या फिर डिस्कशन करने भी लायक नहीं है क्योंकि दे डिमांड सक्सेशनल, ठीक है। तो फिर आता है, हाँ, तो उसके बाद है गवर्नमेंट इज ऑल्सो नेगोशिएटिंग विद द नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स, जिसमें बहुत सारी नागा ट्राइब्स हैं और वो रेडी है नेगोशिएट करने के लिए, बहुत फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है। पर जो ये NSCN IM है ये बहुत रिजिड हो चुका है, अभी मानता ही नहीं है। मतलब ये कहीं से कहीं तक कोऑपरेट करने के लिए, नेगोशिएट करने के लिए, रिकनसाइल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के साथ तैयार ही नहीं है। हालांकि NCN जो खापलांग है वो तैयार है, वो एक ग्रुप नहीं है, हालांकि 3 फैक्शंस में बढ़ चुका है। इसमें भी वही है, इसमें इतना है ही नहीं, उसमें बस इतना पैराग्राफ दे रखा है। अगर हम बात करें फिर मिज़ोरम की, तो मिज़ोरम में क्या था, पहले वहाँ पे भी यही सब चीज़ें थी, ठीक है। वहाँ उनको भी चाहिए था, कुछ लोगों ने डिमांड किया था कि उन्हें सेपरेट कंट्री चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ था, कंट्री लीडरशिप फेस द प्रॉब्लम फॉर वेरी लॉन्ग टाइम इन एटलीस्ट 2 स्टेट्स। यहाँ पे क्या था, मीज़ो हिल्स थे, वहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट था विद इन असम। सम बिलीव दैट दे वर नेवर अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उन्होंने बोला कि जब हम ब्रिटिश इंडिया का पार्ट ही नहीं है तो हम क्यों इन सब चीज़ों को, इंडियन गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन या इन सब चीज़ों को मानेंगे। अब क्या हुआ, इस सेक्शन को, मूवमेंट को पॉपुलर सपोर्ट कब मिला, जब असम की गवर्नमेंट फेल हो गई उसे ग्रेट फेमाइन 1959 में जो आया था मीज़ो हिल्स में उसे रोकने में, ठीक है। अब क्या था, मीज़ोस का एंगर था, उन्होंने MNF बना ली, MNF मीज़ो नेशनल फ्रंट बनाई अंडर द लीडरशिप ऑफ लाल डेंगा। फिर 1966 में इन्होंने आर्म्ड कैंपेन शुरू कर दिया, मीज़ो इंसर्जेंट्स आ गए और इंडियन आर्मी के बीच में लड़ाई हुई। अब क्या हुआ, ये गुरिल्ला वॉर थी। गुरिल्ला वॉर तब होती है व्हेन योर एडवर्सरी इज स्ट्रॉन्गर देन यू। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ईस्ट पाकिस्तान से शेल्टर मिला। एट द एंड ऑफ द डे, 2 डिकेड्स के बाद 1966 से 1986 तक नोबडी वॉज द विनर। और यहाँ पे लाल डेंगा वापस आ गए एक्साइल से, उन्होंने राजीव गांधी के साथ नेगोशिएशन किया, पॉजिटिव कंक्लूजन हुआ, फुल स्टेटहुड मिल गया 1987 में, आई गेस, हाँ 1987 में ही मिला था। अकॉर्ड इस टाइम साइन हुआ है। तो दिस अकॉर्ड प्रूव्ड अ टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ मिज़ोरम और अभी वो पीसफुल स्टेट है। मणिपुर की बात करते तो मणिपुर इसमें नहीं है, पर मणिपुर में बेसिकली 2 एथनिक असर्शंस हैं, एक है कुकीज़, एक है मैतीज़। जो कुकीज़ हैं वो कम है पॉपुलेशन में, मैतीज़ ज़्यादा है। कुकीज़ हालांकि कहाँ पे रहते हैं, हिल्स में रहते हैं और वो ज़्यादा एरिया में रहते हैं, 90% एरिया में रहते हैं। और जो मैतीज़ है वो वैली में रहते हैं जो कि 10% ही है। और यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्या हो रहा है, एक शेड्यूल ट्राइब है, जो ट्राइब है
आर्टिकल 342 के अंदर प्रेसिडेंट एम्पावर करता है कि कौन शेड्यूल ट्राइब है। अब वहाँ के हाई कोर्ट ने बोला कि वी विल गिव द राइट टू मेतीज एज वेल शेड्यूल ट्राइब का। तो कुकीज़ ने बोला अकॉर्डिंग टू द कुकीज़ पॉइंट ऑफ व्यू अगर मेतीज को ऐसा राइट मिलता है तो उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो वैली से हिल्स में भी आ जाएंगे, क्योंकि हिल्स पे लैंड रिसोर्सेज लेने का राइट सिर्फ एसटी लोगों को है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा हूँ यहाँ पे भी आ जाएंगे एंड इट वुड बी थ्रेटन टू कुकीज़ माइनॉरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है। अब क्या होता है आगे देखते हैं। तो मणिपुर की प्रॉब्लम आज से ही नहीं है, जब मणिपुर इंक्लूडेड नहीं था तब से ही है, क्योंकि महाराजा जो था मणिपुर का उसने ज्वाइन करने के लिए मना कर दिया था इंडियन यूनियन को, लेकिन बाद में उसे परसुएट कर लिया गया। डिस्पाइट देयर इंटीग्रेशन इनटू इंडियन यूनियन मैनी फैक्शन डिमांडेड इंडिपेंडेंस एंड इंसर्जेंसी कंटिन्यू, ठीक है। 1972 में इसे स्टेटहुड मिल गया। लेकिन वहाँ पे बहुत बार अफवाह भी लगा है, इस वजह से मिलिट्रीराइजेशन की वजह से वहाँ पे इतना ट्रस्ट नहीं है। यहाँ पे इरोम शर्मिला थी जिन्होंने मैसिव प्रोटेस्ट किया था। मणिपुर एथनिक कन्फ्लिक्ट ऑफ 2023 रिप्रेजेंट अ कन्फ्लिक्ट ऑफ आइडेंटिटी एंड रिसोर्सेज, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने कुकीज़ के साथ साइन कर दिया सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट। अब इसके अंडर क्या है कि गवर्नमेंट जो है कुकी इंसर्जेंट्स अटैक नहीं करेंगे और गवर्नमेंट भी उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेगी। हालांकि अभी मांग चल रही है, जो मैतीज हैं वो बोल रहे हैं कि तुमने जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन है साइन किया है उसे रद्द करो, क्योंकि गवर्नमेंट कुकीज़ के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले रही, आर्म्ड एक्शन नहीं ले रही है, ठीक है। अब एक और प्रॉब्लम आती है डीलिमिटेशन की। डीलिमिटेशन क्या है, जो ये चिन कम्युनिटी की मैं बार बात कर रही हूँ वो यहाँ पर आके रहने लगती है। अब जब एनआरसी होती है, जो है डेमोक्रेटिक इन्फॉर्मेशन अबाउट सिटीजन्स, ये जब होता है, हाँ यहाँ पे एनआरसी नहीं हुई है और जो डीलिमिटेशन हो रहा है यहाँ पे आ रहा है, तो ये लोग वहाँ से हिल एरिया में आ जाते हैं, कुकीज़ की पॉपुलेशन ज़्यादा दिखा देते हैं, जबकि कुकीज़ इतने है नहीं, तो उनको, और यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन होती है, तो ये मैतीज की सीट्स को कम कर रहे हैं। और जो कुकी है वो डीलिमिटेशन के खिलाफ है कि भाई मतलब एनआरसी के खिलाफ है, वो कहते हैं डीलिमिटेशन करा दो, एनआरसी मत कराओ, ठीक है। तो यही वहाँ पे प्रॉब्लम चले जा रही है। फिर है असम की बात करते हैं। असम तो इसमें दे रखा है, ओके। तो असम में द लार्ज स्केल माइग्रेशन इनटू नॉर्थ ईस्ट गेव राइज टू स्पेशल काइंड ऑफ प्रॉब्लम दैट पिटेड द लोकल कम्युनिटीज अगेंस्ट पीपल हु वर सीन एज आउटसाइडर्स। यहाँ पे बेसिकली बात करी गई है आउटसाइडर्स की, जो बाहर के लोग हैं यहाँ पे आके रहने लगे हैं, उल्फा मुस्लिम्स हो गए। तो यहाँ पे क्या था, इंस्टेबिलिटी थी। 1979 में आसू के लीडर थे, आसू मतलब AASU, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, उन्होंने डिमांड किया कि भाई यहाँ पे एनआरसी करवा दो। अब जब यहाँ पे एनआरसी करवाने की बात करी गई तो 6 साल उन्होंने प्रोटेस्ट किया। हालांकि वो गवर्नमेंट ने 1975 में बोल दिया था कि हम एनआरसी करा देंगे। वो कब हुआ, वो 2019 में हुआ। मतलब इतने टाइम तक यहाँ पे यही दिक्कत चल रही थी कि एनआरसी करा दो। इसकी आड़ में क्या हुआ, एक सेपरेट असम का ग्रुप बन गया, जैसे हमने उल्फा भी बोला, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, वो डिमांड करने लगे इनकी आड़ में कि हमको असम अलग एक कंट्री चाहिए, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे केस आता है बोडोलैंड का। बोडोलैंड क्या है, बोडोलैंड आर इंडिजिनियस ट्राइब ऑफ असम आस्क्ड फॉर ऑटोनॉमी एंड सॉवरेनिटी ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम्स। वो बोलते हैं कि भाई ये जो मुस्लिम बंगाली मुस्लिम्स हैं ना, और ये जो आदिवासी हैं, इनका मतलब ये लैंड इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, ठीक है। दे डिवाइड ओवर रिसोर्सेज हैड लेड टू द एथनिक क्लैशेस। एथनिक क्लैशेस होती है। करंटली देखा जाए तो आज के टाइम पे बोडोलैंड की कोई ऑटोनॉमी डिमांड है नहीं, क्योंकि बोडो टेरिटोरियल रीजन ऑलरेडी कार्व कर दिया गया है, मतलब निकाल दिया गया है एंड ग्रांटेड अंडर 6th शेड्यूल के अंदर दे दिया था। फैक्शन डिमांडिंग अ सेपरेट सोवरन बोडोलैंड, जो सेपरेट सोवरन बोडोलैंड को डिमांड कर रहा था, जिसका नाम है NDFB, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट बोडोलैंड, उसने पीस अकॉर्ड साइन कर लिया 2020 में। अब यहाँ पे कोई भी ऐसे होलिस्टिक एक्टिव इंसर्जेंसी नहीं है या हॉस्टिलिटी नहीं है। फिर है कार्बीज और दिमासास की डिमांड।
वो भी डिमांड कर रहे थे, उनकी डिमांड को भी मेट कर दिया गया था। ऑटोनॉमी डिमांड कोच राजवंशी एंड मिशिंग ट्राइब्स हैव बीन एक्सेप्टेड, उनकी डिमांड्स को भी एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब रिसेंट ट्रेंड्स में क्या देखा गया है, देयर इज कंसिडरेबल प्रोग्रेस इन असम ड्यू टू उल्फा पीस अकॉर्ड 2023, बोडो पीस अकॉर्ड 2020, दिमासास पीस अकॉर्ड 2023। हाउएवर देयर इज लीगल एंड ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स, जो कि स्टेटलेसनेस है 19 लाख लोगों की। अब क्या है, वहाँ के लोग यहाँ पे आ जाते हैं यहाँ, और यहाँ से छुप के वहाँ पे सेफ हेवन ले लेते हैं यहाँ पे इंसर्जेंसी मूवमेंट्स करने के लिए। अब इनका कोई भी घर नहीं, जब हम बोलते हैं कि इन्हें वापस ले लो तो वहाँ से आती है कि क्या ये तो हम तो इन्हें जानते ही नहीं है। तो ये लीगल और ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स की बात है। सिक्योरिटी सिचुएशन इन मणिपुर इज अलार्मिंग, द गवर्नमेंट फेसेस लेजिटिमेशन क्राइसिस एंड इलीगल इमिग्रेशन is fueling law and order situation. As a result, FMR has been suspended in 2024. FMR को सस्पेंड कर दिया गया, जो हमने ऑलरेडी बात कर ली है। इसके साथ हम ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।